हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। ये हमारा टेस्ट नंबर 255 है, 255 है, 255 है और आज का टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे तो आपको घबराना नहीं, हिम्मत के साथ उनका सामना करना है। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा स्किप ना करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है हमारा। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हम बात करते हैं। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन टू आंसर ना आएंगे, ना मिले ना, तो आपके हमारे डिटेल्स के बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर इसलिए आप डिटेल्स ज़रूर पढ़ लिया करें, ये आपके लिए ज़रूरी होता है, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, हम तो सभी के लिए उतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जितने भी हैं, ये ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, ऑल स्टेट के सीएचओ एग्जाम्स के लिए, एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के लिए, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एमपीएचडब्ल्यू के जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं, एएनएम के एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएफयूएचएस एग्जाम्स के लिए, पीजीआई एम्स नर्सिंग, पीजीआई नर्सिंग, आरबी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए राजस्थान सीएचओ, यूके एनएचएम, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, एएनएम उत्तर प्रदेश, सीएचओ उत्तर प्रदेश, स्टाफ नर्स मध्य प्रदेश, एनएचएम मध्य प्रदेश, एएनएम स्टाफ नर्स सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, वेफएम्स के एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़ें, फिर इसके बाद आंसर बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था अभी हाल ही में। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये लिखा है गुइलेन बार सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है। दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। ये लिखा है गुइलेन बार सिंड्रोम इज अ डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है राइट आंसर इसका। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थी ये डिसीजेज। ठीक है, इसके कई केसेज ब्रिटेन में मिले थे। कहाँ? ब्रिटेन में, लंदन में देखे गए थे। केरला में एक दो केसेज मिले थे, कोरिया में मिले थे, चाइना में 2-3 केसेज इसके देखे गए थे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप पहले आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। ये लिखा है गुइलेन बॉर सिंड्रोम। ये आपको बताना है कौन से आर्गन, कौन से पार्ट की या कहाँ की बीमारी है। कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है पेरिफेरल नर्व्स की। कहाँ की है ये? पेरिफेरल नर्व्स की ये बीमारी है, डिसऑर्डर है। हिंदी में लिखा है परधीय तंत्रिका। क्या लिखा है? परधीय तंत्रिका। लेकिन हिंदी में तो लिखा है जैसा आता तैसा लिख लेंगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड जरूर मेंशन करेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा एग्जाम्स में। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुइलेन बार सिंड्रोम निम्न में से किस अंग से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है, किस आर्गन से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखना पेरिफेरल नर्व्स जरूर मिलेगा। ठीक है, हिंदी में भी याद करना चाहेंगे तो याद रखेंगे आप परधीय तंत्रिका। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम इसे समझेंगे थोड़ा अच्छे से और डिटेल्स में थोड़ा बात करेंगे, इसे समझ लें क्योंकि नया टर्म्स है आपके लिए। इसे जीबीएस के नाम से भी जाना जाता है। गुइलेन बार सिंड्रोम पढ़ा जाता है। इज द रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैसा बीमारी है ये? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स पार्ट ऑफ इट्स पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये गलतीवश, ठीक है, गलती से अपने ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। गलती से क्या करता है? अपने ही पेरिफेरल सिस्टम में क्या करता है? अटैक करता है। कौन? बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, बॉडी इम्यून जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ये गलतीवश या गलती से ये क्या करती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आक्रमण करती है, अटैक करती है। और इसकी वजह से ये क्या होता है? ये इसके लक्षण तो इसी में देखे जाते हैं, गुइलेन बेयर सिंड्रोम में। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, जैसे कि ये मेंशन किया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये होता क्या है? ये लिखा है द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। ये नर्व्स का नेटवर्क होता है, लोकेटेड होता है आउटसाइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बाहर, एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर ये लोकेटेड होता है। क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है? मस्तिष्क के बाहर, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर ये लोकेटेड होता है। ब्रेन, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी के बाहर ये क्या होता है? इसे नर्व्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है, आपके मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर स्थित होता है या लोकेटेड होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझोगे कि गुइलेन बार सिंड्रोम क्या होता है। ये पेरिफेरल तंत्र को प्रभावित करता है, पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित करता है, तंत्रिका को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है? जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है गलतीवश, ठीक है, गलतीवश क्या करता है? ये अपने ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अटैक करता है।
ठीक है, ये अपने ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। अभी जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, ठीक है, जिन लोगों को अभी हाल ही में वैक्सीनेशन किया गया था, तो कुछ साइंटिस्ट ने बताया था उन लोगों में इसके सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम है गुलेन बॉर्न सिंड्रोम के लक्षण देखे जा रहे हैं। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी थी, इसके 4-5 केसेस ब्रिटेन में देखे गए थे और 1-2 केसेज जिसके चाइना वगैरह में, कोरिया वगैरह में भी देखे गए थे जिन लोगों को वैक्सीन लगा था। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ये चर्चा में था गुलेन बॉर्न सिंड्रोम। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे, पेरिफेरल नर्व्स होता है, हिंदी में कहते हैं परथीय तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने ही पेरिफेरल सिस्टम में अटैक करता है। ओके, और पेरिफेरल नेटवर्क क्या होता है, ये क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स, ये नर्व्स का नेटवर्क होता है जो आपके मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर स्थित होता है। ओके, जो इंग्लिश लिखा है उसका हिंदी रूपांतरण मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर आप 2 पढ़ें फिर आंसर बताएं। यहाँ पर मेंशन किया गया है NSAID के उदाहरण में शामिल है, द एग्जाम्पल ऑफ द NSAID इंक्लूडेड। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर है। पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ पर, उन्हें समझेंगे। क्या है राइट आंसर इसका, NSAID का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है आइबोफ्रीन, डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन। ये मोस्ट कॉमन है जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं NSAID को लेके। ठीक है, NSAID को लेके ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लिखा है आइबुप्रोफेन और डिक्लोफिनेक और ये लिखा है एस्पिरिन। ठीक है, तो ये 3 बहुत कॉमन है जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में NSAID को लेके, इनके एग्जाम्पल के लेके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट के रूप में समझेंगे। यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या होता है, NSAID, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। NSAID का पूरा नाम क्या होता है, ये लिखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट कॉमन NSAID कुछ ड्रग्स मेडिसिन दी गई हैं, इन्हें आप याद कर लें। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पर लिखा है आइबुप्रोफेन और नेक्स्ट है एस्पिरिन, फिर लिखा है यहाँ पर नेप्रोक्सेन, नेक्स्ट है यहाँ पर डिक्लोफिनेक और लास्ट है यहाँ पर इंडोमेथासिन। ठीक है, ये हैं कुछ NSAID के एग्जाम्पल। अब याद क्या क्या रखना है जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, डिक्लोफिनेक याद रखोगे, एस्पिरिन याद रखोगे, ये लिखा है आइबुप्रोफेन याद रखोगे। ये 3 से एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं NASD के एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है NASD है निम्न में से कौन सी ड्रग। तो आप ध्यान रखना, कभी सिंगल ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक मिलेगा। हो सकता है जैसा कि मैंने लिया है आपको तीनों एक साथ मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप ये 5 याद कर लोगे। ठीक है, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा NSAID के अंतर्गत। ओके, इसका जो पूरा नाम है ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा पढ़ें फिर आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार मुख्य रूप से संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। विच टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस इज मेनली स्प्रेड थ्रू द कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है, जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। देखें भाई ऑप्शन जो भी दिए गए हैं थोड़ा फास्ट देखें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी एंड सी होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। ये संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलने वाली हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं। आपसे ये सिंगल ऑप्शन भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन बताए गए हैं आप इन्हें ही ध्यान रखेंगे। ये दोनों क्या हैं, ये इन्फेक्टेड ब्लड के माध्यम से फैलते हैं। जब भी क्या होता है, ट्रांसमिटेड किया जाता है, इन्फेक्टेड ब्लड का के आप कांटेक्ट में आते हैं या आपको दिया जाता है, तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है, मे बी। ठीक है, इसके ज़्यादा चांसेज होते हैं। ये ब्लड के माध्यम से फैलने वाले डिसीजेज हैं बी एंड सी, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया इंट्राक्रेनियल रक्तस्राव की सबसे आम साइट है। क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर पढ़ें। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इंट्राक्रेनियल हैमरेज इज। क्या है राइट आंसर इसका, इंट्राक्रेनियल हैमरेज
आपको पता ही होगा इंट्राक्रैनियल हैमरेज का मतलब होता है आपकी कपाल के अंदर जो रक्तस्राव होता है। हिंदी में क्या कहेंगे? इंट्राक्रैनियल का मतलब होता है आपके टकले के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, आपके कपाल के अंदर का हैमरेज। हैमरेज मतलब कि रक्त का बहना, ठीक है, इस तरह ध्यान रखेंगे आप। आपको बताना है किससे संबंधित है, मोस्ट कॉमन साइट आपको बताना है यहाँ पर क्या है राइट आंसर इसका। जहाँ पर इंट्राक्रैनियल की हैमरेज ज़्यादा होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन डी, ये लिखा है बेसल गैंग्लिया। क्या लिखा है? बेसल गैंग्लिया। इंट्राक्रैनियल हैमरेज की ये आम साइट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इंट्राक्रैनियल हैमरेज देखे जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि जो बेसल गैंग्लिया है ये कौन सा पार्ट होता है। ये मान लो कि आपकी खोपड़ी है, ये आपकी क्या है, ये आपकी खोपड़ी है। ये इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट होता है या ये वाला, ठीक है, आपके जस्ट टकले के ऊपर, ठीक है, आप यहाँ पर हाथ लगा के अपना देख सकते हैं। इस वाले पार्ट को बेसल गैंग्लिया के नाम से जाना जाता है, या बेसल गैंग्लिया की जो कंडीशन होती है इस वाले पार्ट, मतलब जो इंट्राक्रैनियल हैमरेज होता है वो बेसल गैंग्लिया वाले पार्ट में होता है। वो पार्ट कहाँ होता है? आपके जस्ट टकले के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, आप अपना हाथ लगा के चेक कर लेना कि कहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। मध्यम वाला भाग होगा, आपके बीच वाले पार्ट को कहा जाता है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। यहीं पर इंट्राक्रैनियल हैमरेज के सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और लिए हैं डाटा के रूप में, इन्हें आप समझें। पहले समझें कि इंट्राक्रैनियल हैमरेज क्या होता है, ठीक है। ICH के नाम से जाना जाता है, रिफर्स टू द एक्यूट ब्लीडिंग इनसाइड योर द स्कुल और द ब्रेन। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत रक्त का स्राव होना आपकी खोपड़ी, आपके मस्तिष्क में, ठीक है, थोड़ा बहुत रक्त का स्राव होना, ये इंट्राक्रैनियल का मतलब, इंट्राक्रैनियल हैमरेज का मतलब होता है आपकी खोपड़ी के अंदर, आपके स्कुल के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग या रक्तस्राव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, इट इज़ द लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसी। ये क्या है? लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसी है, मतलब इससे लोगों की मौत भी हो सकती है जल्दी से। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, ये लिखा है द मेन काजेज ऑफ द इंट्राक्रैनियल हैमरेज। और जब आपसे एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाए, एग्जाम्स में आप में ऐसे पूछा जाए कि इंट्राक्रैनियल हैमरेज का सबसे मेन कॉजेज क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे हाइपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंट्राक्रैनियल हैमरेज ज़्यादा होता है, या जल्दी होता है, या ज़्यादा होता है। इसके ज़्यादा केसेज देखे जाते हैं जिन लोगों में हाइपर टेंशन होता है या ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, उनमें इंट्राक्रैनियल हैमरेज के केसेज ज़्यादा देखे जाते हैं। इंट्राक्रैनियल हैमरेज का मतलब होता है आपके कपाल के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है? रक्तस्राव होना। एक्यूट मतलब होता है थोड़े समय के लिए थोड़ा होना, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चंस में लिखा गया था, वो पूछा गया था, यहाँ पर ये पूछा गया था कि आपको बताना है मोस्ट कॉमन साइट इंट्राक्रैनियल हैमरेज की, तो आपका आंसर था बेसल गैंग्लिया, ठीक है। बेसल गैंग्लिया ये आपके टकले का जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर आप अगर टकला कराएंगे तो देखेंगे ये बीच वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, इसे कहा जाता है बेसल गैंग्लिया। यहीं पर ज़्यादा इसके केसेस देखे, लेकिन बाहर नहीं, अंदर की ओर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कपाल के अंदर की बात, स्कल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो इंट्राक्रैनियल हैमरेज होता है, ठीक है, ये मोस्टली जो बेसल एरिया में होता है, ठीक है, जो बेसल गैंग्लिया एरिया में होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन कारक होगा? तो आप ध्यान रखेंगे हाइपर टेंशन होता है। क्या? हाई ब्लड प्रेशर, ना कि हाइपोटेंशन। तो हाइपर टेंशन ध्यान रखेंगे इंट्राक्रैनियल हैमरेज के लिए जिम्मेदार है, मेन कॉजेज के रूप में जिम्मेदार है हाइपर टेंशन, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है उनको ये समस्या हो सकती है, उनकी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं क्या होती हैं? फट जाती हैं या लीक हो जाती हैं, या यूँ समझे आप जैसे कि हेड ट्रॉमा, मतलब जब खोपड़ी में उनके चोट लग जाती है तब भी ऐसी कंडीशन देखी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर कैन वीकन द ब्लड वेसल्स इन योर ब्रेन काजिंग देम टू लीक और द रैप्चर्स एंड हेड ट्रामा, ठीक है। हेड ब्लड प्रेशर में होता क्या है? जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? रिसने लगती हैं, फटने लगती हैं, लीकेज हो जाती हैं, ठीक है। रिसने लगती हैं, फटने लगती हैं या लीकेज हो जाती हैं, और ऐसा हाई ब्लड प्रेशर में तो होता ही है। और इसके अलावा जब भी आपके खोपड़ी में चोट लग जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, हेड ट्रामा हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई लठ मार दी है, मान लो किसी ने क्या किया, लठ मार दिया, आपकी खोपड़ी में जो चोट आएगी मोस्टली आपके बीच वाले पार्ट में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो सकता है। तो हेड ट्रामा या हेड इंजरी में भी ऐसा देखा जाता है। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है जिसमें कोई मारे भी ना और लोग ऑटोमेटिक प्रेशर में आ जाते, तो हाइपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। समझ में आ गई बात ना? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट के रूप में समझेंगे यहाँ पर,
जैसे कि इंट्राक्रैनियल हैमरेज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये लिखा है बेसल गैंग्लिया, ये 55%, 55% क्या होता है, जिम्मेदार होता है इंट्राक्रैनियल हैमरेज के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये लिखा है थैलेमस पार्ट में 26% ये जिम्मेदार होता है। फिर नेक्स्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जहाँ पर इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो सकता है 11% हो सकता है। ब्रेन स्टेम में 8% हो सकता है, सेरिबेलम में 7% हो सकता है, ठीक है, 7% हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंट्राक्रैनियल ब्रेन हैमरेज होता है वो इस वाले पार्ट में होता है, बेसल गैंग्लिया में होता है। ये सभी पार्ट मेंशन किए गए हैं आपकी खोपड़ी के, ठीक है, आपके ब्रेन के। तो इनमें जैसा परसेंटेज दिखाया गया, पहले नंबर पे बेसल गैंग्लिया है जहाँ पर इंट्राक्रैनियल ब्रेन हैमरेज ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे थैलेमस वाले पार्ट में देखा जाता है 26%। तीसरे नंबर पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में देखा जाता है। चौथे नंबर पे ब्रेन स्टेम में देखा जाता है। पाँचवें नंबर पे सेरिबेलम में देखा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह ध्यान रखेंगे, पहला वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस तरह ध्यान रखोगे, ओके। इट इज़ इंपॉर्टेंट 5, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें और आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन पे, हॉजकिन के लिम्फोमा में लिम्फ नोड ईजीएफआ की सबसे आम साइट है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द लिम्फ नोड इनलार्जमेंट इन द हॉजकिन लिम्फोमा इज, आपको बताना है ये सबसे आम साइट कहाँ की है। देखिए अगर समझ ना पाए हो क्वेश्चंस को तो समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको। ये लिखा है जैसे कि यहाँ पर पूछा गया मोस्ट कॉमन साइट, आपको मोस्ट कॉमन प्लेस बताना है, साइट बताना है, ठीक है, जहाँ पर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट मतलब बढ़ जाता है इन द हॉटकिंग लिम्फोमा, हॉटकिंग्स लिम्फोमा में। तो वो कौन सा पार्ट होगा, कौन सा जगह होगी, कौन सी साइट होगी, आपको यहाँ पर बताना है। ये मेंशन किए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, लिम्फ नोड जहाँ पर इनलार्जमेंट हो जाता है, और किसमें, हॉटकिंग लिम्फोमा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या है, सर्वाइकल। ये सर्वाइकल का मतलब सर्विक्स वाला सर्वाइकल नहीं है, ठीक है, ये सर्वाइकल है C1 वाला, नेक के पीछे वाला। समझ में आया आपको, C1 C2 पता है ना, C1 C2 के बारे में आपको बताया था, C1 C2 C3 C4 ऐसे करके आपको बताया था मैंने, 7 तक, ठीक है, 7 8 तक आपको बताया था ये सारी चीज़ें। तो ये सर्वाइकल पढ़ा जाता है नेक के पीछे, नेक के पीछे वाले पार्ट में ये देखे जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन साइट है लिम्फ नोड के लिए, जहाँ पर बड़े हो जाते हैं। इजाफा का मतलब होता है तरक्की होती है, बढ़ जाते हैं। इन द हॉटकिंग लिम्फोमा, हॉटकिंग लिम्फोमा में। क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही समझोगे तब भी आप अच्छे से समझ पाओगे, हिंदी में तो आप लिखोगे समझोगे, ठीक है। जो बातें बोली गई नहीं समझ में आई तो इन्हें आप लिख लोगे। ये सर्वाइकल का मतलब है नेक वाले पार्ट में, ठीक है। हो सकता है सर्वाइकल ना दिया जाए तो इसकी जगह पे नेक आपको मिल सकता है ऑप्शन में, क्या, गर्दन, ठीक है। जो सर्वाइकल पार्ट होता है ये नेक के पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट मेंशन किए गए, हमने इन्हें दोनों रूप से लिया है। सर्वाइकल मेंशन किया है और ये लिखा है नेक, गर्दन में सूजन आ जाती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड साइट अफेक्टेड बाय द हॉटकिंग लिम्फोमा इज इन द नेक। कहाँ की होती है, हॉटकिंग लिम्फोमा में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड साइट होती है वो होती है नेक। नेक में क्या होती है, गर्दन में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हॉटकिंग लिम्फोमा कैन आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स इन द अंडर आर्म, अपर चेस्ट, एब्डोमिन, ग्रोइन, ठीक है। इन सभी में क्या होता है, स्वेलिंग देखी जाती है, इन सभी, ठीक है, इन सभी में। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन साइड क्या है, नेक में देखी जाती है, गर्दन में देखी जाती है। कहाँ पर देखी जाती है, गर्दन में देखी जाती है। लेकिन हॉटकिंग लिम्फोमा में स्वेलिंग कहाँ कहाँ देखी जा सकती है, अंडर आर्म में देखी जा सकती है, ठीक है। अंडर आर्म जानते हैं, अपर चेस्ट, चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में देखी जाती है, एब्डोमिन में देखी जा सकती है, ग्रोइन में देखी जा सकती है। समझ में आई बात, ये आप पॉइंट याद कर लोगे। अगर नहीं बात समझ में आई तो क्वेश्चन टू आंसर याद कर लेना, लेकिन ये साथ में नेक वाला पार्ट जरूर लिखना, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन साइट है क्योंकि सर्वाइकल का मतलब है C1 C2 वाला, ठीक है, ना कि सर्विक्स वाला, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6। क्वेश्चन नंबर आप छठा पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है, दोनों निचले अंगों का पक्षाघात कहलाता है। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्स इज कॉल्ड। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पैराप्लेजिया। क्या होगा, पैराप्लेजिया होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ओके। कई बार डिफाइन कर चुका हूँ इमेज के साथ, आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देखें इसे अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ये प्रोक्टोस्कोपी इज यूज टू ऑब्जर्व। प्रोक्टोस्कोपी किसका निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है,
बताना है आपको राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लोअर रेक्टम। ठीक है, लोअर रेक्टम की जांच के लिए या निरीक्षण के लिए प्रोक्टोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेलिंग पे भी फोकस करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेंगे आप। ठीक है, लोअर रेक्टम के निरीक्षण किया जाता है या इंस्पेक्शन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कुछ पॉइंट लिखे गए नीचे, इन्हें आप समझें। ये लिखा है प्रोक्टोस्कोपी आल्सो कॉल्ड दी रिजिड स्क्वेमोइडोस्कोपी। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे जिक्र कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये लिखा है रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी। ठीक है, और इससे भी बताया था आपको कि किस चीज़ का क्या जाता है, रेक्टम के निचले पार्ट का जांच या परीक्षण या निरीक्षण किया जाता है। इज द प्रोसीजर टू द एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द रेक्टम एंड एनस। ठीक है, इतने पार्ट का निरीक्षण या इंस्पेक्शन किया जाता है रेक्टम और एनस का। ठीक है, इनसाइड ऑफ द रेक्टम एंड द एनस। ओके, इट इज द यूजुअली डन टू लुक फॉर द ट्यूमर्स, पॉलिप्स, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग और द हेमोराइड्स। इसका मतलब ये है कि इससे क्या क्या चीज़ें पता लगाई जाती हैं। ये लिखा है प्रोक्टोस्कोपी के माध्यम से, या यूँ कहेंगे सिग्मोइडोस्कोपी के माध्यम से क्या क्या पता लगाया जाता है। ट्यूमर, गांठ का, पॉलिप्स का पता लगा जाता है, सूजन, इन्फ्लेमेशन का पता लगा जाता है, ब्लीडिंग हो रही है या हेमोरॉइड्स का पता लगा जाता है। हेमोरॉइड्स का मतलब होता है ब्लीडिंग इनटू द रेक्टम, इनसाइड द रेक्टम्स और द एनस। ओके, तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे। जो प्रोक्टोस्कोपी होता है वो लोअर रेक्टम का जांच करता है या इंस्पेक्शन करता है, निरीक्षण करता है या एग्जामिन करता है। एनस का भी करता है, रेक्टम का भी करता है। इनसाइड द रेक्टम एंड दी एनस पता क्या लगाया जाता है, ट्यूमर, पॉलिप्स, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग या हेमोरॉइड्स का पता लगाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें आप, फिर आंसर बताएं क्या है राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया एक अंग का पक्षाघात कहलाता है, आपको बताना है क्या कहलाता है। पैरालिसिस ऑफ वन लिम्फ इज कॉल्ड, क्या है राइट आंसर इसका। एक अंग का, बहुत अच्छे से समझाया था आपको ये पता होना चाहिए। कई बार मैं इसको जिक्र भी कर चुका हूँ, आपसे डिफाइन भी कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल्स में। ऑप्शन इसका राइट आंसर है मोनोप्लेजिया। मोनो का मतलब होता है एक, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में ही एक अंग का, तो मतलब मोनो वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, मोनो वाला राइट आंसर माना जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन किए हैं इन्हें आप समझे। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है आपका एक चौथाई भाग क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है। सॉरी, आपका क्या होता है, जैसे कि ये वाला पूरा पार्ट है, नीचे से ऊपर तक का पार्ट, यहाँ से ही ये गर्दन से नीचे का पूरा पार्ट क्या होता है, पैरालाइसिस होता है। ठीक है, ये गर्दन से नीचे का पार्ट क्या होता है, पूरा पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक, ये क्वाड्रिप्लेजिया। पैराप्लेजियम क्या होता है, इसमें दोनों हाथ दोनों लोअर लिम्स होंगे, जैसे कि दोनों लोअर लिम्स, दोनों पैर क्या होते हैं, पैरालाइसिस हो जाते हैं। मोनोप्लेजियम क्या होता है, बॉडी का कोई भी एक अंग पक्षाघात मतलब पैरालाइसिस हो सकता है। हेमीप्लेजिया में क्या होता है, जैसे कि आपकी बॉडी है तो आपका आधा पार्ट नीचे से हो सकता है, या यूँ समझे कि इस तरह पार्ट लिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपकी जो बॉडी हेमीप्लेजिया में क्या होगा, जो आपकी बॉडी वो एक तरफा आधी हो सकती है पैरालाइसिस हो, आधी ठीक हो। ठीक है, तो हेमीप्लेजिया में आप इस तरह समझ सकते हैं बॉडी का आधा भाग क्या होगा, पैरालाइसिस के अंतर्गत आ जाएगा। ये हेमीप्लेजिया के अंतर्गत से डिफाइन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़ें, फिर आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार फेकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। विच टाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस इज स्प्रेड थ्रू द फेकल ओरल रूट, क्या है राइट आंसर इसका। कमेंट करें जो भी राइट आंसर है। फेकल ओरल रूट कई बार बता चुका हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम भी बहुत पूछते हैं। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये है फेकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है, या यूँ कहेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से फैलता है, या फेसेस के माध्यम से फैल सकता है। ओके, मल के माध्यम से भी ये फैल सकता है। कौन, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों के सेम रूट होते हैं, जो जिसके माध्यम से फैलता है फेकल ओरल रूट। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी क्यों नहीं है, ये बात समझते हैं। ऑप्शन डी में यहाँ पर सी मेंशन किया गया, हेपेटाइटिस सी का टाइप मेंशन किया गया है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन सी में हेपेटाइटिस सी मेंशन किया गया, जो इन्फेक्टेड ब्लड के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये वाले दोनों क्या है, ये इन्फेक्टेड ब्लड के माध्यम से फैलते हैं। ओके, और ऊपर वाला क्या है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर्स के माध्यम से फैलता है, या फेकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है, या फीसेज के माध्यम से फैलता है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ें, फिर आंसर बताएं। बोले गए शब्दों को बोलने या समझने में
असमर्थता कहलाती है। इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड। क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एफेसिया कहा जाता है। क्या? कहीं कहीं से एफेजिया पढ़ा जाता है। आप स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसे। बोले गए कुछ शब्दों को जो समझ ना पाए, इनएबिलिटी टू स्पीक बोलने में प्रॉब्लम, ठीक है, और अंडरस्टैंड समझने में दिक्कत, द स्पोकन वर्ड जो वर्ड बोले गए हैं, ठीक है, उसे एफेसिया कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर डिफाइन किया गया, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये लिखा है एफेसिया इज अ कंडीशन डेट रोब्स यू ऑफ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बोथ वर्बल एंड द रिटेन। एफेसिया टाइपिकली अकर्स सडनली आफ्टर द स्ट्रोक और द हेड इंजरी। ये ज़्यादातर जो देखा जाता है, जो एफेसिया की कंडीशन देखी जाए, जब भी आपके खोपड़ी में चोट लग जाती है या कोई स्ट्रोक हो जाता है, हेड इंजरी हो जाती है, हेड ट्रामा हो जाता है, तब ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। इसमें क्या होता है, लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू स्पीक होता है, मतलब बोल नहीं पाते, और राइटिंग और किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में क्या होती है, समस्या आती है, या कोई भी भाषा को भी समझ नहीं पाते जल्दी से। ये एफेसिया के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे सभी पॉइंट जितने भी मैंने बताए आपके। ये सभी एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी डिटेल्स बताया गया है। अगर आप ये सभी डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम्स हो, वो चाहे एएनएम का एग्जाम्स हो या एम्स नॉर्सेट का एग्जाम्स हो, ठीक है, आपका ईजिली यहाँ से क्रैक्स हो सकता है। ओके, तो इसलिए जितने भी पॉइंट बताए जाते हैं इनका आप बारीकी से अध्ययन किया करें, ताकि आपको रिविजन्स करने में आसानी हो। ठीक है, आप छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे, आपके अंदर नॉलेज इंक्रीज होगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करके आप हो सके तो दोबारा ज़रूर देख लिया करें। टाइम मिले अगर आपको, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। क्योंकि जब भी आप अकेले पढ़ेंगे, हो सकता है आप उस चीज़ को अच्छे से ना समझ पा रहे हो। अगर आप वीडियो देख लेते, वीडियो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं इतना यहीं पर इतना बोलता हूँ कि आपको कंप्लीटली आपको याद हो जाता होगा कि हाँ, इसका मतलब ये बताता हूँ, उसका मतलब ये बताता हूँ। शुद्ध हिंदी में भी बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और हाँ, जो लोग हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया जाएगा, वो अपना नाम पता एड्रेस मेंशन करेंगे और मैसेज करेंगे जो लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं। ओके, चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।